साथियों नमस्कार, जय भीम, जोहार। इस वक़्त हमारे साथ हैं विनोद कुमार जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और कुछ समय से ये पत्रकारिता से भी जुड़े हैं और ज़मीनी हकीकत को सत्ताधारी लोग हैं, दावा करते हैं बीजेपी को हटाने के लिए। लेकिन अभी देखने को मिला सर कि जो भी 5 राज्यों का चुनाव हुआ उसमें देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की स्थिति तो डमाडोल दिख रही है। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, कांग्रेस की स्थिति तो डावाडोल नहीं है। अ, अभी जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं आज, तो एग्ज़िट पोल के माध्यम से भी ये पता लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति डावाडोल नहीं है और जहाँ तक उम्मीद है कि इन पाँचों स्टेट में बीजेपी कांग्रेस जो है वो अच्छे पोज़ीशन पे आएगी। जी, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जिस तरह दावे किए जा रहे थे कि जनगणना की बात की गई, कि ओबीसी की जनगणना कराएँगे, लेकिन जहाँ पर इनकी सत्ता रही है, वहाँ पर ये जनगणना कराने का काम नहीं किया गया। बिहार में आपने देखा कि नीतीश जी ने जिस तरह जातीय आंकड़े निकाल के सामने रखे, उसके बाद देश भर के जो ओबीसी के लोग हैं, वो कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ देख रहे थे। लेकिन कांग्रेस तो सत्ता में काफ़ी समय से रही, लेकिन जनगणना का मामला जब आता है, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे कांग्रेस, वो नहीं करती है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नहीं, जनगणना तो एक तो जनगणना है जिसको अभी मौजूदा सरकार ने रोक के रखा हुआ है। वो जनगणना ही नहीं होने दे रही है, तो आप ये समझो कि जाति आधारित जनगणना और इस तरीके की जो रिज़र्वेशन रिप्रेजेंटेशन की बातें हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस पर वो तो अमल करना ही छोड़ दीजिए। जब वो जनगणना नहीं करा रहे हैं, तो जाति आधारित जनगणना की बात ही उनसे करना, वो बेईमानी है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस के एजेंडे में भी जाति आधारित जनगणना तो नहीं है। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कांग्रेस के एजेंडे में तो अभी तक दिखाई नहीं दिया क्योंकि सेंटर में भी उनकी गवर्नमेंट रही है, तमाम स्टेट में भी उनकी गवर्नमेंट रही है। अगर वो ओबीसी की जनगणना कराना चाहते तो वो करा चुके होते। उसके आंकड़े वो पब्लिश कर दिए होते, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं कराई। तो कांग्रेस के एजेंडे में तो मुझे नहीं लगता कि जाति आधारित जनगणना है। हाँ, गवर्नमेंट आने के बाद जो जनगणना जनगणना न कि जाति आधारित जनगणना, जनगणना जो बीजेपी गवर्नमेंट ने रोक रखी है, उसको हो सकता है वो कराएँ। लेकिन जाति आधारित जनगणना उनके एजेंडे में नहीं है और बहुजन समाज को कांग्रेस और बीजेपी से जाति आधारित जनगणना की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। जी, सर आप अभी काफ़ी जगह घूमे होंगे और गाँव-मोहल्ले गए होंगे, वहाँ पर जो आम लोगों का जो प्रतिक्रिया है, जिस तरह बेरोज़गारी है, युवाओं को नौकरी नहीं है और ख़ास करके केंद्र में बीजेपी की सरकार है। फिर भी बीजेपी के सत्ता में आना क्या लगता है कि लोग धर्म और जात के नाम से वोट दे रहे हैं कि कई लोग ईवीएम पे सवालात खड़े करते हैं। अभी एमपी से खबर आ रही है कि ईवीएम के जो सील था, वो खुला हुआ था। तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? हाँ, ईवीएम की सील खुली हुई थी और ऐसी खबर आई कि जोधपुर में कई जगह से ईवीएम गायब हो गई। अ, उस पर पुलिस की निगरानी से गायब हो गई, सीईओ की गाड़ी से ईवीएम गायब हो गई, तो ये तमाम सारी खबरें आई हैं। एक सवाल जो आपने किया कि अ बेरोज़गारी और इस तरीके का जो मामला है, तो धर्म के आधार पर चुनाव और जात के आधार पर चुनाव, ये उनका एजेंडा है, कांग्रेस और बीजेपी का धार्मिक एजेंडा है। धर्म धर्म को उन्होंने राजनीति का क्षेत्र बना रखा है। धर्म को राजनीति का क्षेत्र बना रखा है उन्होंने। जी। फिर भी अव्वल जो ये है कि राजनीति में धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति में वो धर्म का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुजन समाज के ऊपर धार्मिक प्रभुत्व ज़्यादा है ना। धार्मिक प्रभुत्व होने की वजह से जो उसके मूल एजेंडे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, बेरोज़गारी है, अशिक्षा है और इस तरीके की तमाम समस्याएँ हैं, जाति आधारित जनगणना है, रिज़र्वेशन रिप्रेजेंटेशन है। तो धर्म हावी होने की वजह से धर्म उसकी कमज़ोरी होने की वजह से, धर्म उसके ब्रेन पर, बहुजन समाज के ब्रेन पर हावी है, इसकी वजह से अन्य मुद्दे जो है वो गौण हो जा रहे हैं। उस तरफ बहुजन समाज का जो बड़ा तबका है वो मूवमेंट में नहीं आ पा रहा है। और जी, मूवमेंट में ना आने की वजह से अगर वो मूवमेंट में आता, तो ये ईवीएम जैसी धाँधली है जो वोटों की चोरी है, जो इस तरीके के मुद्दे हैं वो प्रमुखता से उसकी माँग करते।
जी, लेकिन देखने में ये जिस आया तरह है कि कांग्रेस देखने में ये जी, आया है कि कांग्रेस जिस मुद्दे को हाइलाइट करती है, बीजेपी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उसको टेकअप करती है। तो ये जी। समाज के लोग, बहुजन समाज इसको समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो सारी समस्याएँ निर्माण हो रही हैं। जी, आपने महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन सर अभी जैसे कि चुनाव के नतीजे है आप देख लीजिए एमपी का, मध्य प्रदेश में जिस जी। तरह बहुत सारे ऐसी कुरीतियाँ देखी गई जो बीजेपी सरकार थी, उसके बाद हम लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। वहाँ पर बड़ा संगठन है ओबीसी महासभा, वहाँ पर काफ़ी आंदोलन करती है, लेकिन जिस तरह बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है क्या लगता है कि कहीं न कहीं ईवीएम मशीन द्वारा छेड़छाड़ हुआ है या लोगों ने धार्मिक मुद्दे को नज़र में रखते हुए बीजेपी को वोट किया। नहीं देखिए, धार्मिक मुद्दा उनके पब्लिक के ज़हन में धार्मिक मुद्दा है। लेकिन ये भी बात सच सच है कि पब्लिक जो है, जनता जो है वो बीजेपी के विरोध में है। धार्मिक धार्मिक मसले जो है वो पब्लिक के ब्रेन पर है, हावी है। लेकिन ये भी सच है कि पब्लिक जो है, जनता जो है, वो बीजेपी के अभी 10 सालों का शासन देखने के बाद उसके विरोध में ही है। जो ईवीएम फैक्टर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें प्ले कर रहा है। ईवीएम से धाँधली के बहुत सारे नतीजे पहले भी आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्देश दिया है कि केवल ईवीएम से वोटों की चोरी रोकी नहीं जा सकती है। फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं किया जा सकता है। तो वो ईवीएम एक बड़ा फैक्टर है। इस पर कोई संदेह नहीं कि ईवीएम में धाँधली करके वो सत्ता में आ सकते हैं, सीटें हासिल कर सकते हैं। जी, ईवीएम का मुद्दा जहाँ तक आता है तो सबसे पहले नाम अगर किसी का आता है भारत देश में तो पवन मेश्राम जी का आता है कि जो ईवीएम के बारे में लोगों को जागृत करने का काम किए पूरे देश भर में। लेकिन लोगों का जी, बड़ा जी। कमेंट आता है कि ईवीएम कहते हैं कि मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन इससे मिजाज नहीं मिल रहा है लोगों को, कहते हैं कि ईवीएम फोड़वा देंगे और मेश्राम साहब कब से कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि मेश्राम साहब ईवीएम पे सिर्फ़ बोली बोल रहे हैं कि या इसका इसका निदान कैसे है ईवीएम से? ईवीएम फोड़ना, ईवीएम तोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव। वो ईवीएम से भी हो सकता है, वो बैलेट पेपर से भी हो सकता है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया अपनाने का जो तरीका ईवीएम से अपनाया जा सकता है, बैलेट पेपर से भी अपनाया जा सकता है। लेकिन बैलेट पेपर से निश्चित रूप से बैलेट पेपर में फिक्स है। क्या फिक्स है? बैलेट पेपर में फिक्स है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना ही होना है। जी, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना है। उसमें जी। ऑब्स्टेकल ये है, उसमें विरोध ये है कि भाई बूथ कैप्चरिंग लोग करते हैं। गुंडागर्दी के क्षेत्र में उतर जाते हैं, गाँव के गाँव को वोट डालने नहीं जाने देते हैं लोग। ये मामला तो अभी पब्लिक जागरूक हो गई तो वो निपट लेगी उनसे। लेकिन बैलेट पेपर का जो मामला है वो 100% ट्रांसपेरेंसी का मामला है। जी, धाँधली लेकिन ईवीएम में हो सकती है। अगर जी, अगर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं अपनाई गई, तो धाँधली ईवीएम में हो सकती है। जी, वामन विश्राम जी लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन जैसे कि किसी राजनीतिक पार्टी का उनको समर्थन नहीं मिल रहा है, तो लोगों का सवाल ही होता है जो तमाम लोग कमेंट करते हैं कि मेश्राम जी फर्जी मुद्दे उठाते हैं, ईवीएम में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। नहीं, जबकि वही नहीं, व्यक्ति नहीं, अगर आप एक 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 बात ध्यान देने की ये है, किसी भी राजनैतिक पार्टी के समर्थन के लिए वामन मेश्राम साहब या उनका संगठन ये देशव्यापी जो आंदोलन चला रहा है, किसी पार्टी के समर्थन के लिए नहीं चला। पहली बात तो ये पब्लिक को और पार्टियों को भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं, उनके मेरा समर्थन सवाल ये के था लिए जी। नहीं, मेरा ये सवाल था कि जो तमाम पार्टियों को उनको जैसे कि मेश्राम जी आंदोलन लड़ रहे हैं, ईवीएम पे लड़ाई लड़ते हैं, उनके अहम मुद्दे ईवीएम होते हैं। लेकिन जो तमाम क्षेत्रीय पार्टी हैं, ख़ास करके बहुजन समाज की पार्टी है, वो भी मेश्राम साहब की बातों को नहीं मानती हुई नज़र आती है। चुनाव में तो बोलते हैं ईवीएम में धांधली हो गई, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाता है, ईवीएम को भूल जाती हैं। हाँ, ये मेरा चुनाव सवाल चुनाव में वो बोलते हैं, चुनाव का रिज़ल्ट आने के पहले बोलते हैं कि ईवीएम में धाँधली हुई। रिज़ल्ट जब उनके पक्ष में आता है तो वो सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। तो जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईवीएम से बेनिफिशियरी जो है, जो जी। ईवीएम से जिनको बेनिफिट हो रहा है, वो लोग उसके ईवीएम के मुद्दे को टेकअप क्यों करेंगे? ये बात बहुत समझने वाली बात है। ये बात जनता के हित की नहीं है।
ये मसला जनता के हित का नहीं कि ईवीएम्स के बारे में पहले बोलना फिर बाद में चुप हो जाना। तो जिन जिन लीडर्स की जिन पार्टियों जो पार्टियाँ ईवीएम की वजह से बेनिफिट में हैं, वो जी, लोग चुनाव के बाद बोलना बंद कर देते हैं। लेकिन चुनाव के बाद न बोलने से पब्लिक का कितना बड़ा नुकसान हो गया, जनता का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये जनता को तो बताने जाते नहीं है। जी, तो जनता को इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए। ईवीएम के लिए बोलना, ईवीएम के विरोध में बोलना और ईवीएम के विरोध में रोड पर उतर कर आंदोलन करना दोनों 2 बातें हैं। जी। सर लास्ट रोड सवाल पर है हमारा। आंदोलन जी, 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 लास्ट सवाल हमारा ये है काफ़ी लोगों का कमेंट आता रहता है, आपकी वीडियो पे आता होगा, हमारे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट लोग कमेंट करते हैं कि क्या 2024 में बीजेपी को रोकना इंडिया गठबंधन की बस की बात है कि बीजेपी को रोका नहीं जा सकता है। रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे? क्या फ़ॉर्मूला है? इंडिया गठबंधन अकेले बीजेपी को रोकने में कामयाब नहीं हो सकता। एक क्लियर कट बात है। पहले भी गठबंधन बने हुए थे एनडीए और यूपीए, तो क्या हुआ? कांग्रेस सत्ता में आई, फिर बीजेपी सत्ता में आई, फिर बीजेपी सत्ता में आई, फिर कांग्रेस सत्ता में वही यूपीए एनडीए और एनडीए एंड इंडिया। मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क इसमें है। जब तक जी, पब्लिक के मुद्दों को टेक अप नहीं किया जाएगा, जी, पार्टियों की बजाय, नेताओं की बजाय पब्लिक को बेनिफिट नहीं पहुँचेगा, पब्लिक को बेनिफिशियरी नहीं बनाया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से अकेले इंडिया गठबंधन रोक लेगा। जी। तो क्या तरीका है और मतलब जी, 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 जी। बोलिए, कंटिन्यू। और अभी इंडिया और एनडीए इन दोनों गठबंधन के अलावा एक गठबंधन चर्चा में आया है, जिसको आरपीएम के नाम से जाना गया, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नाम से जाना जा रहा है, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। जी, भारत का इतिहास रहा है कि तीसरे मोर्चे का जब भी गठन हुआ और तीसरा मोर्चा जिधर भी झुका, जी, गवर्नमेंट में वही आ गया। तो ये हिस्ट्री जी, रही है। तीसरे मोर्चे का गठन हो गया है, उसमें भी 57-58 पार्टियों का, ऐसी न्यूज़ आ रही है कि 77-78 के करीब की पार्टियाँ उसमें शामिल हैं, क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, जी, लोकल पार्टियाँ हैं, पूरे देश से वो काफ़ी बड़ा गठबंधन बना हुआ है। तो ये एक बड़ा जी। फैक्टर होगा केंद्र की सत्ता के निर्धारण के लिए। जी, जी। धन्यवाद सर विनोद सर आपने महत्वपूर्ण समय दिया और तमाम हमारे जो दर्शक लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो बातचीत है, उसपे जो अपनी राय है, वो कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। धन्यवाद सर, जय भीम। ओके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।